हेलो स्टूडेंट्स, हम चर्चा कर रहे थे उदारवाद के आधुनिक जनतंत्रात्मक उदारवादी स्वरूप के बारे में। आधुनिक जनतंत्रात्मक उदारवादी के रूप में थॉमस हिल ग्रीन का नाम सबसे प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। ग्रीन को आधुनिक जनतंत्रात्मक उदारवादी विचारधारा का प्रतिनिधि हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके द्वारा राज्य के हस्तक्षेप पर बल देने वाले परंपरागत उदारवाद और राज्य को देवीय स्तर प्रदान करने वाले हीगलवादी आदर्शवाद दोनों को ही अस्वीकार करते हुए जो औद्योगिक क्रांति हुई थी यूरोप में, उससे उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने एक उदारवाद का प्रतिपादन किया, जिसको जनतंत्रात्मक उदारवाद का नाम हम दे सकते हैं। ग्रीन आदर्शवादी होने के साथ साथ उदारवादी इस दृष्टि से माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने राज्य को कभी एक साध्य नहीं माना। यानी मनुष्य का लक्ष्य मनुष्य का जीवन राज्य के लिए नहीं है, बल्कि राज्य का जीवन मनुष्य के नैतिक विकास के लिए है। ग्रीन के मतानुसार राज्य एक साध्य की प्राप्ति, एक लक्ष्य की प्राप्ति का एक साधन है मनुष्य के लिए। राज्य में रहने वाले व्यक्तियों का पूर्ण विकास करना राज्य का दायित्व है, व्यक्तियों का विकास, नैतिक विकास। और ग्रीन की स्वतंत्रता की धारणा भी हीगल से थोड़ी सी अलग है, और वो ये है कि व्यक्ति के विकास को सर्वोपरि महत्व प्रदान किया गया है। व्यक्ति अपने अंतःकरण की मांग पर, अंतःकरण की आवाज़ पर राज्य की सत्ता का विरोध भी कर सकता है। इस प्रकार ग्रीन का ये विचार तो बहुत ही उदारवादी धारणा के अनुरूप माना जा सकता है। ग्रीन राज्य को एक आवश्यक बुराई नहीं मानता है, बल्कि उसको एक नैतिक संगठन मानता है। ग्रीन के अनुसार राज्य का जो कर्तव्य है वो ये है कि वो मनुष्य के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करे। सभी व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से वो नैतिक तो नहीं बना सकता है, लेकिन अगर व्यक्ति के नैतिक विकास के मार्ग में कोई बाधाएं आती है तो उन बाधाओं को दूर करने का दायित्व राज्य का है। इस दृष्टि से जैसे अज्ञानता या अशिक्षितता अगर व्यक्ति के नैतिक विकास में बाधक है तो राज्य को अज्ञानता दूर करने के प्रयास करने चाहिए। इसी तरह से शराबखोरी, भिखमंगापन इत्यादि मनुष्य को नैतिक स्तर से गिराते हैं, इसलिए इनको ख़त्म करने का दायित्व भी राज्य का होना चाहिए। राज्य को ऐसे कानून का निर्माण करना चाहिए जो श्रमिक वर्ग के हितों की अधिकाधिक रक्षा करे और सारी जनता के स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करें। ग्रीन के अनुसार राज्य के द्वारा सद्जीवन के मार्ग की सभी बाधाओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ग्रीन ने 20वीं सदी के जन कल्याणकारी राज्य की नींव डाली, जिसे हम लोकतंत्र में लोक कल्याणकारी राज्य का नाम देते हैं। इस प्रकार ग्रीन ने उदारवाद और आदर्शवाद दोनों के दोषों को दूर करते हुए एक समन्वयकारी और एक बैलेंस्ड विचारधारा, आइडियोलॉजी का, संतुलित विचारधारा का प्रतिपादन किया। ग्रीन की इस तरह से उपलब्धि ये थी कि उसने उदारवाद को एक नया धार्मिक विश्वास प्रदान किया और उसे बदलती हुई परिस्थितियों में जनहित और जनतंत्रात्मक व्यवस्था के अनुकूल बनाया। तो इसलिए हम ग्रीन को जनतंत्रात्मक उदारवादी व्यवस्था का पुरोधा मानते हैं। लेकिन उदारवाद की आलोचना भी कई आधारों पर की जाती है, जैसे कि आम तौर पर आइडियोलॉजी की आलोचना की जाती है, उसी प्रकार उदारवाद की भी आलोचना की जाती है। उदारवाद की आलोचना में सबसे प्रमुख जो नाम है वो हम एडमंड बर्क का ले सकते हैं। एडमंड बर्क ब्रिटिश संसद में अनुदारवादी सदस्य के रूप में जाने जाते हैं और उन्होंने उदारवाद का कई आधारों पर उदारवाद की आलोचना की है।
बर्क के अनुसार सबसे जो पहली आलोचना उन्होंने ये की है कि उदारवाद के द्वारा इतिहास और परंपराओं को उचित स्थान या महत्व प्रदान नहीं किया गया है। उनके अनुसार परंपराओं के पीछे बहुत एक्सपीरियंस या अनुभव होता है और हमें एकदम से अपनी हिस्ट्री या अपने इतिहास से संबंध नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि इतिहास किसी न किसी तरह हमारे वर्तमान और भविष्य से भी जुड़ा हुआ होता है। इसलिए वो उदारवाद की इस संबंध में आलोचना करते हैं कि उदारवाद ये कहता है कि इतिहास और परंपराओं को अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। बर्क ने दूसरी आलोचना करते हुए कहा है कि उदारवादी दर्शन में मानवीय विवेक और बुद्धि को बहुत ज़्यादा स्थान प्रदान किया गया है, जो कि अनुचित है। उनके अनुसार मानवीय जो घटना चक्र के निर्धारण में बुद्धि की अपेक्षा भगवान की इच्छा, ईश्वरीय इच्छा और कभी कभी संयोग को भी कभी या अधिक बार, कई बार संयोग को भी महत्व प्राप्त हो जाता है और संयोग के कारण और कभी कभी भगवान की इच्छा के कारण भी कई घटना चक्र होते हैं। इसलिए हमेशा ऐसा नहीं होता कि मनुष्य की बुद्धि से ही सभी कार्य संपन्न हो रहे हों या मनुष्य जो चाहता है उसी प्रकार सभी कार्य संपन्न हो रहे हों। इसलिए मनुष्य की विवेक और बुद्धि को जो अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया है वो अनुचित है। तीसरा, बर्क ये मानते हैं कि जिस तरह से उदारवादी राज्य को कृत्रिम संस्था और समझौते का परिणाम मानते हैं, वास्तव में ऐसा नहीं है, बल्कि राज्य का विकास या राज्य की जो उत्पत्ति है या राज्य आज जो जिन स्थितियों में है उसका कारण ये है कि राज्य उच्चतम मानवीय गुणों के विकास और महानतम आदर्शों की प्राप्ति में उसने बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसलिए राज्य अभी तक क्रियाशील है और एक शाश्वत संस्था के रूप में कायम है। राज्य का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होगा और ये हमेशा बनी रहने वाली संस्था है। बर्क द्वारा ये आलोचना भी की जाती है कि उदारवाद में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता देने की बात कही गई है और पूर्ण स्वतंत्रता सब जानते हैं कि मानवीय जीवन को अराजकता में परिणत कर देती है, क्योंकि स्वतंत्रता देने के साथ साथ स्वतंत्रता पर प्रतिबंध भी आवश्यक हैं, कुछ विवेकपूर्ण प्रतिबंध भी आवश्यक हैं। सभी मनुष्यों को एक साथ हम स्वतंत्र कर देंगे तो वो अराजकता में परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए पूर्ण स्वतंत्रता का जो विचार है आदर्श उदारवादियों का, उन विचारों को एडमंड बर्क स्वीकार नहीं करते हैं और वो कहते हैं कि व्यक्तियों की स्वतंत्रता को सीमित करना चाहिए। एडमंड बर्क के अलावा मार्क्सवादी विचारकों के द्वारा भी उदारवाद की आलोचना की गई है, क्योंकि उदारवाद उनकी दृष्टि में पूंजीपति वर्ग का और पूंजीपति वर्ग के हितों का पोषण करता है, इसलिए वो पूंजीवाद का सहायक दर्शन है, ऐसा मार्क्सवादी मानते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद हम ये नहीं कह सकते कि उदारवादी विचारधारा जो है वो बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। उदारवाद का प्रभाव और महत्व अब भी बहुत ज़्यादा है और इतनी आलोचनाओं के बावजूद कई कारणों से उदारवाद आज भी हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी बना हुआ है। उदारवादी जो इनका प्रभाव है वो ये है कि 19वीं सदी में यूरोप और अमेरिका में उदारवाद बहुत प्रभावशाली रहा और इन क्षेत्रों के निवासियों ने आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद के कारण ही आश्चर्यजनक रूप से प्रगति की, क्योंकि औद्योगिक विकास को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया गया और मुक्त व्यापार को बल दिया गया, जिसके कारण से विश्व के विभिन्न देश एक दूसरे के समीप आए और एक विश्व बाजार का निर्माण हुआ। इसमें धर्म और राजनीति को एक दूसरे से पृथक किया उदारवाद के द्वारा और एक धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का जन्म हुआ, जिसमें राज्य के द्वारा किसी भी धर्म को महत्व प्रदान नहीं किया गया, बल्कि सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखने का एक नया नज़रिया
प्रस्तुत किया, जो कि एक प्रगतिशील युग का बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत। इसके अलावा उदारवाद ने पुरानी व्यवस्था का अंत करके स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र का समर्थन किया। तो आज हर लोकतंत्रात्मक राज्य के मूल मंत्र हैं स्वतंत्रता, समानता। इसका समर्थन उदारवादियों के द्वारा किया गया। और आज की जो संसदीय संस्थाएं हैं, इसमें वयस्क मताधिकार का सिद्धांत भी उदारवादी दर्शन की ही देन है कि प्रत्येक व्यक्ति जो वयस्क हो जाता है उसको लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में मत देने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। और इसके अतिरिक्त बहुत महत्वपूर्ण है कि उदारवाद ने राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत का समर्थन किया और उसने उस समय में जो विभिन्न जातियां राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए लड़ रही थी उसका समर्थन किया। और इस विचारधारा ने इन स्वाधीनता की लड़ाई लड़ने वाले लोगों में बहुत ही महत्वपूर्ण विचारधारा के रूप में स्थान प्राप्त किया। उदारवाद की एक विशेषता ये रही कि इसके द्वारा बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने स्वरूप में परिवर्तन किया गया। वही विचारधारा सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है या वही विचारधारा अपना अस्तित्व कायम रख सकती है जो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने स्वरूप में परिवर्तन कर ले। जो समय के साथ परिवर्तित हो जाता है वो हमेशा कायम रहता है। परंपरागत उदारवाद पूंजीवाद का सहायक दर्शन है, तो आज का उदारवाद समाजवाद के समीप माना जा सकता है। इस प्रकार उदारवाद को हम मान सकते हैं कि लोकतंत्र, राष्ट्रीय स्वाधीनता और आर्थिक प्रगति का दर्शन हम कह सकते हैं। प्रोफेसर लास्की ने उदारवाद का पश्चिमी देशों के ऊपर प्रभाव के संबंध में लिखा है कि पिछले लगभग 100 वर्षों की अमेरिकी सभ्यता को उदारवादी दर्शन की ही पूर्णता कहना अनुचित नहीं होगा। आप उदारवाद के जो इन सभी तथ्यों को विस्तार से पढ़िएगा। उदारवाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारधारा है और इसके संबंध में विचारधाराओं के संबंध में उदारवाद को महत्वपूर्ण मानते हुए इस पर कई बार सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में प्रश्न भी पूछे जाते हैं और आपके जो ऑनर्स की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो भी राजनीति विज्ञान में पढ़ते हैं उनको उदारवादी विचारधारा के संबंध में अवश्य ही जानना चाहिए। तो बच्चों, आप अपनी स्टडी जारी रखिएगा। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।